तो हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लेकर आए हैं 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रखा गया है, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको आप लोग ज़रूर कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया। तो बताइए, सिंधु नदी के नाम पर, हड़प्पा नामक स्थान जहां पहली बार खोजी गई, मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण, और मिट्टी उपजाऊ के कारण। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा, हड़प्पा नामक स्थान जहां पहली बार खोजी गई। देखिए, इसमें बोला गया है कि हड़प्पा वह पहला स्थान था जहां इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो पूरा तत्व के परंपरा के अनुसार जिस स्थल पर सभ्यता पहली बार खोजी जाती है उसी के नाम पर उसका नामकरण होता है, ठीक है। तो ये भी जो जितना इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है एक्स्ट्रा, इसको कॉपी में लिखिएगा, जो कि आगे एग्जाम में आप लोग को जरूर काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग क्या माना जाता है। तो 3500 से 2600 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो क्या होगा आंसर? तो ये आंसर देखते हैं। आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। देखिए, इसमें बोला गया विशेषज्ञों और कार्बन डेटिंग के अनुसार विकसित हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमाणित काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, ठीक है। ठीक है, तो इसको कॉपी में बच्चों जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया। तो बताइए, किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है ए रखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, और डी कनिंघम। तो क्या होगा आंसर? आइए देखते हैं। आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, दयाराम साहनी, ठीक है। देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां मुख्य रूप से किन दो भागों में विभाजित थी। तो ए गांव और शहर, बी महल और झोपड़ियां, सी दुर्ग और निचला शहर, और डी बाजार और आवासीय क्षेत्र। तो क्या होगा आंसर? ठीक है, देखते हैं। देखिए, आंसर जो है पट्टी के नीचे थोड़ा चला गया है, तो इसलिए हम आंसर इसका बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां जो मुख्य रूप से किन दो भागों में विभाजित होती हैं। तो ये विभाजित होती है दुर्ग और निचला शहर के रूप में, ठीक है। दुर्ग और निचला शहर के रूप में विभाजित होती थी, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों, जो भी ये क्वेश्चन है आप लोग अच्छा से रिवाइज करिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सड़कों और गलियों को किस पद्धति के आधार पर बनाया गया था। तो सर्कुलर पद्धति, ग्रिड पद्धति, अनियमित पद्धति, और ट्रायंगुलर पद्धति। तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा ग्रिड पद्धति। क्या होगा? ग्रिड पद्धति। इसमें बोला गया कि व्याख्या, हड़प्पा में सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था, और यह जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये बच्चों, इसमें होता क्या था कि जो भी सड़कें बनती थी तो पहले इसके बीच में ऐसे नालियाँ पहले निकाल दी जाती थी, ये एक दूसरे को समकोण काटती थी, और उसके अगल बगल यहाँ पर घर बनाए जाते थे। देखिए, जो भी है ये 90 डिग्री पे काटता था, तो इसीलिए समकोण इसको बोला गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, छठवां है, विशाल स्नानागार के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए। तो बताइए, ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, और डी कालीबंगा। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा, आंसर तो नहीं दिख रहा लेकिन हम बता रहे हैं, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, ठीक है ना। विशाला स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
7वां नंबर प्रश्न है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो बताइए। ए बनावली, बी कालीबंगा और सी लोथल और डी धौलवीरा। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर इसका होगा बी। क्या होगा? बी। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। राजस्थान के कालीबंगा में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं, जो दर्शाता है कि हड़प्पा वासी खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे या जानते थे। ठीक है, तो आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें अपने से पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में आप लोग से एक सवाल हम पूछेंगे, उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा, बी है धौलवीरा, सी बनावली और डी चनहुदड़ो। तो क्या होगा आंसर? तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? सॉरी, सी। क्या होगा? सी, बनावली से। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप बनावली से, और बनावली है कहाँ पे? तो याद रखिएगा हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ठीक है ना, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो बताइए 2:2, 1 और 4:2:1, 3:2:1 या 1:2:4। क्या होगा आंसर? तो ये देखते हैं आंसर। इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी, 4:2:1। व्याख्या हड़प्पा में ईंटों का एक मानक अनुपात था। लंबाई चौड़ाई को दुगुना और ऊंचाई की 4 गुना थी। ठीक है ना, 4 गुना थी। अगला प्रश्न है कि मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध शिल्प केंद्र कौन सा था? बताइए। मनके बनाने यानी मनके कहाँ बनता था? धौलवीरा, लोथल या चनहुदड़ो या कालीबंगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है, चलिए आंसर इसका भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं चनहुदड़ो। कहाँ से? तो चनहुदड़ो से। मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध शिल्प केंद्र कौन सा है? तो चनहुदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बताइए। हड़प्पा से या लोथल, कालीबंगा या कोरडीजी। कहाँ से प्राप्त हुआ था गोदीवाड़ा या बंदरगाह बनाने के साक्ष्य? तो ये देखते हैं आंसर। इसका भी आंसर होगा बी, लोथल, गुजरात से। कहाँ से? तो गुजरात से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बताइए। ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी लोहा और डी कांसा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, लोहा। ठीक है, देखिए इसमें बोला हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, देखिए बच्चों, जो भी ये इम्पोर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा फैट है, उसको कॉपी में हम बार बार बोल रहे हैं, इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़रूरी काम करेगा। और आगे बोला है लोहे का ज्ञान भारत के बाद वैदिक काल के दौरान हुआ था। ठीक है ना, वैदिक काल के दौरान। अगला प्रश्न है कि पुरोहित राजा की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? पुरोहित राजा की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से, कि लोथल से, कि मोहनजोदड़ो से, कि बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में माप तौल के लिए किस स्थल के बांटों का प्रयोग होता था? किस पत्थर के बांटों का प्रयोग होता था? ठीक है, ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, बी चट नामक पत्थर, सी संगमरमर और डी ग्रेनाइट। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा चट नामक पत्थर। ठीक है ना, चट नामक पत्थर, एक चट नामक का पत्थर था। ठीक है, हम इसमें फ़ोटो डाले हैं, लेकिन फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया है। ठीक है, अगले बार कोशिश करेंगे, बढ़िया से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी?
तो हड़प्पाई लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ए है बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, और सी ऊपर से नीचे, और डी केवल खड़ी रेखा है। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है बी। क्या होगा? बी, बाएं से दाएं। क्या होगा? बाएं से दाएं। हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका पता कुछ मोहरों पर दाईं ओर छोड़े गए अधिक स्थान से चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, पशुपति शिव वाली मोहर में योगी के सिर पर क्या बना है? बताइए, मुकुट, या बी पगड़ी, सी 2 सिंह, या डी फूल। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 2 सिंह। क्या होगा? 2 सिंह। तो पशुपति शिव वाली मोहर के में योगी के सिर पर क्या बना है? तो 2 सिंह। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में शवों को सामान्यतः किस दिशा में दफनाया जाता था? बताइए, पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, या सी पश्चिम से पूर्व, या डी दक्षिण से उत्तर। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी, उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में शव को दफनाने की सामान्य परंपरा उत्तर दक्षिण दिशा थी। हालांकि लोथल जैसे कुछ स्थलों पर ये अपवाद मिलते थे। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि लोथल जैसे कुछ स्थानों पर क्या था? अपवाद में था। अगला प्रश्न, मनके बनाने के लिए किस मुलायम पत्थर का सबसे अधिक उपयोग होता था? तो बताइए, ए है जैस्पर, बी कार्लेनियन, और सी सेलखड़ी, या डी क्वार्ट्ज। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका सी, सेलखड़ी का। किसका? सेलखड़ी। मनके बनाने के लिए मुलायम पत्थर सेलखड़ी। सेलखड़ी एक अत्यंत मुलायम पत्थर था जिसके चूर्ण के लेप से मनके बहुत आसानी से बनाए जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो बताइए, सोना, बी चांदी, या सी कांसा, या डी तांबा। तो किस चीज़ का? तो आंसर आपका होगा सी। क्या होगा? सी, कांसा का। किसका? कांसा का। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी फसल काटने के लिए किस औजार का उपयोग करते थे? लोहे की दरांती, बी लकड़ी के हैंडल में लगे पत्थर के फलक, या कांसे की मशीन, या डी केवल हाथ से। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, लकड़ी के हैंडल में लगे पत्थर के फलक, यानी उसको हंसिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हंसिया बोला जाता था। हड़प्पावासी लकड़ी के हाथों में पत्थर के नुकीले टुकड़े को फीड करके फसल काटते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? ए है देवताओं का नगर, बी मृतकों का टीला, और सी खुशहाल शहर, अभी डी पुरानी बस्ती। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, मृतकों का टीला। ठीक है ना। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह अपनी विकसित नगर योजना के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कपास उगाने का श्रेय किसको? तो मेसोपोटामिया वासियों को, या मिस्र वासियों को, या सी हड़प्पा वासियों को, या डी चीन के लोगों को। तो क्या होना चाहिए आंसर? तो आंसर है हड़प्पा वासियों को। किसको? हड़प्पा वासियों को। ठीक है, सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा वासियों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धौलवीरा नामक पूरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, धौलवीरा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, या पंजाब में। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी, गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में। देखिए, धौलवीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ ये से विशाल जलाशय और स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो स्टेडियम का भी अवशेष मिला है कहाँ से? तो गुजरात से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो बताइए, काला, या लाल, या नीला, या सफ़ेद। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा
बी लाल, क्या होगा लाल। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है इतिहासकार गार्नर चाइल्ड ने हड़प्पाई समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो बताइए, 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा सी 4। ठीक है ना, क्या होगा 4। बोला गया गार्नर चाइल्ड के अनुसार हड़प्पाई समाज में 4 वर्ग थे: शिक्षित वर्ग, योद्धा, व्यापारी या दस्तकार या श्रमिक यानी कृषक। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य रूप से मुख्य सड़क के बजाय गलियों की ओर क्यों खुलते थे? तो सड़कें बहुत पतली थी, बी शोरगुल और प्रदूषण की सुरक्षा के लिए, या सी गलियां बहुत अधिक सुंदर थी, या डी मुख्य मार्ग पर चलने की मनाही थी। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बी शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षा के लिए। ठीक है, यह हड़प्पा वासियों की निजता और सुरक्षा के प्रति जागरूक को दर्शाता है ताकि मुख्य मार्ग का हलचल से बचा जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, कब्रिस्तान R37 नामक स्थल कहाँ पाया गया है? बताइए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा या लोथल। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, क्या होगा सी। ये कहाँ से? तो हड़प्पा से। ठीक है, कहाँ से? तो हड़प्पा से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी औषधि बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो बताइए, ए है शिलाजीत, बी हिरण के सिंग का चूर्ण, या सी विशिष्ट जड़ी बूटियाँ, या डी उपयुक्त में से सभी। तो हड़प्पा वासी औषधि बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। तो इसमें आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। हड़प्पा वासी जड़ी बूटी, शिलाजीत और पशुओं के अंगों से दवाओं के ज्ञाता थे। हिरण के सींगों के चूर्ण हिरण के सींगों के चूर्ण के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन देशों के साथ था? तो ईरान और अफगानिस्तान, बी मेसोपोटामिया, सी ओमान, या डी उपयुक्त में से सभी। इसका भी आंसर क्या होगा? सभी। क्या होगा? सभी। ईरान और अफगानिस्तान से भी था, मेसोपोटामिया यानी कि इराक से भी था, और सी ओमान से भी था। हड़प्पा वासी उन्नत व्यापारी थे, उनके मेसोपोटामिया और ईरान के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, जिनके प्रमाण वहाँ की मुहरे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक प्रतिष्ठा किसकी थी? इंद्रदेव की, मातृशक्ति की, पुरोहित की, या डी प्राकृतिक थी। ठीक है, आंसर होगा बी मातृशक्ति की, यानी मातृदेवी बोलते हैं। हड़प्पा स्थलों से बड़ी संख्या में नारी की मिट्टी की मूर्तियां मिली, जिससे पता चलता है कि समाज में मातृशक्ति का उपासना लोग करते थे। ठीक है, आप लोग से एक सवाल है कि बताइए, मातृदेवी यानी कि मातृशक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा वासियों के लिए कम परिचित या अपरिचित था? तो ऑप्शन है ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, या डी भैंस। तो क्या होगा? तो सी होगा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। हड़प्पा वासी बैल, बकरी, भैंस और हाथी से पूरी तरह परिचित है, लेकिन घोड़े के साक्ष्य अत्यंत दुर्लभ और उनकी मोहरों पर भी घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े बाट का वजन कितना था? ऑप्शन है ए 100 ग्राम, बी 250 ग्राम, सी 375 ग्राम, या डी 500 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी 375 ग्राम। 375 ग्राम। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार सबसे बड़ा बाट 375 ग्राम और सबसे छोटा 0.87 था। याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछे तो 0.87 ग्राम पाया गया। अगला प्रश्न है
हड़प्पाई लिपि में कुल कितने चिन्ह थे? तो हड़प्पाई लिपि में कुल कितने चिन्ह थे बताइए? 50 से 100, बी 200 से 300, या सी 375 से 400, या डी 500 से 600। तो क्या होगा आंसर इसका? तो ये देखते हैं आंसर सी होगा। क्या होगा? सी 375 से 400। इनके हड़प्पा की लिपि वर्णमाला नहीं थी, बल्कि यह प्रतीकात्मक या चित्रात्मक थी, जिसमें 375 से 400 के बीच चिन्ह मिले हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते थे मनोरंजन के लिए? तो शतरंज जैसा खेल खेलते थे, बी मछली पकड़ना, सी पशुओं की दौड़, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से आंसर भी क्या होगा? सभी होगा, उपयुक्त में से सभी। हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए शतरंज खेलते थे, मछली पकड़ते थे, पशुओं की दौड़ करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की नालियों की सफाई के लिए क्या व्यवस्था थी? ए है उन्हें कभी साफ नहीं किया जाता था, बी नियमित दूरी पर मैनहोल या शोषक कूप थे, या सी नालियाँ खुली छोड़ी जाती थी, या डी वर्षा के पानी से अपने आप साफ होती थी। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा बी। क्या होगा? बी नियमित दूरी पर मैनहोल या शोषक कूप थे। ठीक ना। नालियाँ को बड़ी ईंटों या पत्थरों से ढका जाता था, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था, और बीच बीच में कचरा जमा होने के लिए हौंदियाँ बनी हुई थी। ठीक है ना। कचरा जमा होने के लिए हौंदियाँ बनी हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल में स्त्री पुरुष के युग्म सावधान यानी कि ज्वाइंट मन दोनों पुरुष एक साथ मिले हैं? तो हड़प्पा से, या लोथल से, या सी कालीबंगन से, या डी मोहनजोदड़ो से। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी लोथल। कहाँ से? तो लोथल से। ठीक है। अगला प्रश्न 37 का है हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे संभावित और चर्चित कारण क्या है बताइए? ए है जलवायु परिवर्तन और बाढ़, बी बाहरी आक्रमण, या सी नदियों का सूखना, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। देखिए इसमें बोला गया कि पतन के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं था। यहाँ पर बाढ़ भी आया, वनों की कटाई, जलवायु में परिवर्तन, नदियाँ सूख गई, तो ये सभी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के उपनदी के किनारे स्थित है? तो पहला है सिंधु नदी, बी भोगवा नदी, सी रावी नदी, या डी घग्गर नदी। तो लोथल कौन सी नदी किनारे स्थित है बताइए? ऑप्शन है बी। क्या होगा? बी भोगवा नदी। लोथल साबरमती की सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित था। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, साबरमती नदी के सहायक नदी कौन है? भोगवा नदी, और उसी के तट पर लोथल बसा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन करते थे? हड़प्पा जो थे मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन करते थे? तो ए गेहूं और जौ, बी मटर और तिल, या सी कपास और खजूर, या डी उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से सभी। ठीक है। क्या होगा? सभी। गेहूं और जौ भी उत्पादन करते थे, मटर और तिल भी, और कपास और खजूर भी। ठीक है। हड़प्पा के लोग उन्नत कृषि जानते थे। वे गेहूँ, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल, कपास जैसी कई फसलों का उत्पादन करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है और इसका आज का लास्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था के बारे में हंटर की क्या मान्यता थी? ए है राजतंत्रात्मक थी, बी लोकतंत्रात्मक थी, सी पुरोहितों का शासन था, या सी सैन्य शासन था। तो आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा बी लोकतंत्रात्मक थी। क्या थी? लोकतंत्रात्मक। इतिहासकार हंटर का मानना था कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर लोकतंत्रात्मक थी, जबकि व्हीलर ने इसे पुरोहितों के हाथों में माना था। तो चलिए आज इतना। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग से बोले थे हम लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, तो बताइए कमेंट में आप लोग को बताना है कि मोहनजोदड़ो
का खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, लिखिएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों और भाइयों के पास। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। ठीक है।